नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 50वीं क्लास यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं करते, उनसे रिलेटेड आपके सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपके फैक्ट्स होते हैं, उनको भी कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाते हैं और आपका रिवीजन भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन यानी केवीआईसी की बात यहां पर हो रही है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1957 में होती है और इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, कब बनाया था इसको? अप्रैल 1957 में इसे बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं ये हर क्षेत्र में टकराते हैं, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के अंदर पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, चिपको आंदोलन की तरह एक आंदोलन कर्नाटक में भी चला, 1983 में चला, और इस आंदोलन को बोला जाता है अपिको आंदोलन। तो क्वेश्चन आता है, अपिको आंदोलन किससे मिलता जुलता आंदोलन है? चिपको आंदोलन। कब चला? 1983 में चला। और कहां चला? तो आप कहेंगे कर्नाटक के क्षेत्र में चला। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो हमारी रेड डाटा बुक होती है ये आपके लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारियों से संबंधित होती है, यानी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं उनको रेड डाटा में शामिल किया जाता है। जो ये रेड डाटा बुक है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं। क्वेश्चन आता है, यह रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? इसे जारी करता है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना होती है 1964 में। किसकी? IUCN की। और ये IUCN रेड डाटा बुक निकाल रहा है 1968 से। तो दोनों बातों को आपने याद करना है। ठीक है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो देखिए, पहले जो एक्स MPs होते थे, भूतपूर्व सांसद होते थे, उनको पेंशन नहीं दी जाती थी। इनके लिए पेंशन व्यवस्था करी गई 1976 से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार में चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जैसा आप जानते हैं, इंडिया में जब वोटिंग होती है, नतीजे आते हैं, किसको विजेता माना जाता है? जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे उसको दूसरे से केवल एक वोट ज्यादा मिले तो भी उसे ही विजेता माना जाता है। जबकि कुछ देशों में ऐसा नियम है कि आपको 50% से ज्यादा वोट प्राप्त होने चाहिए। अगर किसी को भी 50% वोट नहीं मिलते हैं तो वहां पर दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जिसको सबसे ज्यादा मिलता है वो जीतता है। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको इनके पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान किसमें किया गया है? तो देखिए, लोक सेवा आयोग जो हमारा UPSC होता है, ठीक है, ये तो सेंटर का हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, और जो हमारे राज्यों के होते हैं स्टेट लोक सेवा आयोग, अलग अलग राज्यों के, इसमें जो आपके सदस्य होते हैं इनकी अवधि, जो पदावधि होगी, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं लोक सेवा आयोग को लेकर।
दोनों वाले लोक सेवा आयोग, ठीक है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो। एक आर्टिकल है 315। आर्टिकल 315 कहता है कि राज्य और केंद्र में एक आपका लोक सेवा आयोग होगा। तो लोक सेवा आयोग का गठन किस में है? आर्टिकल 315 में है। आर्टिकल 316 कहता है इसके अंदर जो सदस्य होंगे उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति के बारे में और उनके टाइम पीरियड के बारे में, यानी उनकी पदअवधि के बारे में। इसके बाद आता है आर्टिकल 317। 317 कहता है किसी भी सदस्य को हटाना या उसको निलंबित करने का प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 317। तो इन तीन को आपने शुरुआत में याद करना है। 15 में गठन है, 16 में नियुक्ति और पदअवधि, 17 में पद से हटाना और निलंबन। हमसे नियुक्ति पूछी है तो हम सीधा ऑप्शन ए को यहां पर टिक कर जाएंगे। एक और क्वेश्चन आया था कि लोक सेवा आयोग के कार्य कहां पे बताए गए हैं, कृत्य जो इसके हैं वो कौन से अनुच्छेद में हैं? तो आपको याद करना है आर्टिकल 320। इसमें लोक सेवा आयोग के कृत्यों को बताया गया है। और लोक सेवा आयोग का जो खर्चा है वो कहां पर है? वो अनुच्छेद 322 में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको याद करने हैं, ठीक है। राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात, आप जानते हैं भारत में अगर संसद सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा तो राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और जो राज्यपाल होते हैं ये आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश को जारी करते हैं। अब देखते हैं अध्यादेश से संबंधित राज्यपाल की कौन सी शक्ति यहां पर गलत बताई गई है। पहला, विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। तो ये वाला सही है, तभी करेगा जब विधानमंडल सत्र में नहीं होगा। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी वो उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। ये भी सही है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। वो जारी कर सकते हैं लेकिन स्वैच्छिक नहीं है। जो मंत्रिमंडल होगा राज्य का वो सिफारिश करेगा, वो कानून लाएगा अध्यादेश के माध्यम से, तो उनके कहने पर करेगा। अपनी इच्छा से कोई भी अध्यादेश राज्यपाल लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चौथा, विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, दो कंडीशन होती हैं, आप कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 6 सप्ताह होता है या 6 माह होता है। इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई राज्य में अध्यादेश लागू कर दिया, उस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधानसभा से पारित करवाना होगा, ठीक है। उसकी अवधि कितनी होती है अध्यादेश की? 6 महीना। तो आपको मैक्सिमम 6 महीना मिला है उसे विधानसभा से पारित करवाने का। एक बार आपका विधानसभा शुरू हो गई तो विधानसभा के शुरू होते ही 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब सत्र शुरू नहीं है तब आपके पास 6 महीने का समय है, और जब सत्र शुरू हो जाए उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर अध्यादेश खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? तो देखिए, जैसे बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान शाखा में विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति में कनिष्क के काल में, कुषाण वंश के शासन काल में, उसी प्रकार जैन धर्म भी 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। यह हुआ था मौर्य वंश के काल में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जैन सभाएं होती हैं, 2 जैन संगतियां होती हैं। पहली जैन संगति आपकी 300 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र। और इसी जैन संगति में, पहली जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक आपके श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, सफेद वस्त्र पहनते थे और महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। दूसरी शाखा आती है दिगंबर जो भद्रबाहु के शिष्य थे। ये निर्वस्त्र रहते थे और इन्होंने महावीर स्वामी को एक महापुरुष के तौर पे माना। तो ये दोनों में अंतर था, दोनों किसके अनुयायी थे वो हमने देखे। एक और चीज याद करना, जो दिगंबर शाखा थी जिसके गुरु कौन माने जाते हैं? भद्रबाहु, उन्हीं के अनुयायियों को बोला गया था ये सारा, ठीक है। तो दिगंबर जो शाखा है
इनके अनुयायियों को दक्षिणी जैनी भी बोला जाता है, क्योंकि ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चले गए थे जब उत्तर भारत में अकाल यहां पर पड़ा था। तो इसको आपने याद करना है कि दक्षिण जैनी किसको कहते हैं? दिगंबर शाखा के लोगों को कहते हैं। ठीक है, कब हुआ विभाजन? पहली जैन संगति में, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र करते हैं। ठीक है, दहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तो देखिए, दहलीवाल सिक्के की अगर हम बात करें, यह सिक्का तोमर नरेशों के काल में, जब तोमर वंश दिल्ली पर शासन करता था, उस समय इसको ढाला जाता था। अगर आप दिल्ली के प्रमुख शासकों की बात करें, दिल्ली के इतिहास की बात करें, तो दिल्ली में सबसे पहले राजपूत वंश था, तोमर वंश, वो यहां पर शासन करते हैं। अनंगपाल का शासन होता है। बाद में इनको पराजित करके, तोमर राजपूतों को पराजित करके चौहान राजपूत यहां पर शासन करते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान काफी प्रमुख थे। और फिर पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। गौरी पराजित करता है और फिर उसके गुलाम यहां पर शासन करना शुरू करते हैं। तो तोमर जब राजा थे यहां पर, उनके काल में एक सिक्का यहां पर ढाला जाता था जिसे दहलीवाल कहा जाता था। ठीक है, और ये काफी ज्यादा उस समय प्रचलन में होते थे, तो इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो बिना चबूतरे का कौन सा स्तूप है? यह है आपका सारनाथ का धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहाँ है? क्वेश्चन आता है, सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में, वाराणसी के नजदीक है। ठीक है, और यह बिना चबूतरे का यहां पर स्तूप है। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो किसके बारे में कह रहे हैं महात्मा गांधी कि इसने भारतीयों को उन्हीं के देश में अजनबी और अपाहिज बना दिया? ये थी अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दासता का आज्ञा पत्र कहा था? तो दासता का आज्ञा पत्र, दासता का अधिकार पत्र 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर किसे कहा जाता था? तो देखिए, 17वीं सदी में यानी 1601 से लेकर 1699 के बीच की बात हो रही है। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में भी व्यापार करती है, बंगाल को अपना प्रमुख हेडक्वार्टर बनाती है। बंगाल में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कब खोली जाती है? बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 में खोली जाती है, हुगली नदी के तट पर। और जो ये फैक्ट्री थी यहां पर, जो यहां के व्यापारी थे, इन व्यापारियों को, अंग्रेज व्यापारियों को फैक्टर बोला जाता था उस समय। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, कि जो यहाँ के व्यापारी लोग होते थे, ब्रिटिश व्यापारी, उनको फैक्टर कहते थे। यूरोपियों की फैक्ट्री के प्रमुख को नहीं करना है, अंग्रेज व्यापारियों को करना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल थी, इसकी स्थापना 1854 में होती है। बंबई में इसे स्थापित किया गया था। कवाश जी डाबर के द्वारा इसे यहां पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, बंबई के अंदर। बंगाल विभाजन के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? यह स्टेटमेंट दिया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बारे में यह स्टेटमेंट किसका है कि यहां का शासन चलाना अब असंभव हो गया है? अरविंद घोष का। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। इनको लेकर भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में, अलीपुर षड्यंत्र केस 1907-1908 में काफी ज्यादा फेमस था। उस केस में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया जाता है और जब इनको यहां से रिहा किया जाता है, क्योंकि इनका केस किसने लड़ा था, ये क्वेश्चन भी आता है। इनका केस लड़ा था CR दास ने, तो केस से इनको मुक्त करा देते हैं। उसके बाद अरविंद घोष संन्यास ले लेते हैं, पौंडीचेरी चले जाते हैं और वहां पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं, ऑरविल आश्रम। ये क्वेश्चन भी आता है, ऑरविल आश्रम की स्थापना किसने और कहां करी? तो अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में करी। ठीक है, और बंगाल विभाजन के संदर्भ में इनका ये वाला बयान आपको याद करना है। बंगाल विभाजन की बात करें, क्योंकि प्रश्न बंगाल विभाजन से संबंधित था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। ठीक है,
बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से लागू होता है बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ करी थी? तो दांडी मार्च आपका 1930 में चलता है। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा की शुरुआत करी थी। ठीक है, कितने अनुयायी थे इनके साथ शुरुआत में? इनके साथ थे 78। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हजारों में चले गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दांडी मार्च को लेकर, उनको देखते हैं। देखिए, दांडी मार्च चला 1930 में। सरकार द्वारा नमक बनाने पर रोक थी। नमक बनाना उस समय गैर कानूनी था। दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया, साबरमती से लेकर दांडी तक जाएंगे और इसका उद्देश्य रखा कि हम जाकर नमक कानून को तोड़ेंगे, क्योंकि नमक कानून बना हुआ था, नमक बनाना गैर कानूनी था। तो दांडी मार्च शुरू किया, साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा, और इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 से। शुरुआत की डेट भी पूछी जाती है। और दांडी मार्च आपके साबरमती से दांडी तक चला, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें कुल समय लगा 24 दिन का। कुल सदस्य थे 78। कुल यात्रा करीब 385 किलोमीटर की। मील में बात करें 241 मील की। और इसी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी एक फेमस स्टेटमेंट देते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, कब दिया, ये आपको क्लियर हो गया। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ एक विदेशी पत्रकार भी शामिल था, जिसका नाम था वेब मिलर। तो इसको भी याद करेंगे, प्रश्न आता है कौन सा विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी जी के साथ था? आप कहेंगे वेब मिलर। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ये नमक कानून को यहां पर तोड़ते हैं। नमक बनाते हैं और नमक कानून को यहां पर तोड़ देते हैं। नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है 6 अप्रैल से। तो ये आपका दांडी मार्च था, उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो देखिए, एक आपका संगठन है, एक आपकी संस्था है जो आर्कटिक क्षेत्र के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, इनका नामकरण भी करता है और इनको ट्रैक भी करता है। एकमात्र संगठन है, इस संगठन का नाम है यूएस नेशनल आइस सेंटर। जो यूएस नेशनल आइस सेंटर है, एकमात्र संगठन जो अंटार्कटिक के जो आपके हिमखंड है, अंटार्कटिक हो, आर्कटिक हो, इनको ट्रैक भी करता है और इनका नामकरण भी करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कौन सी दिशा में घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी घूमती है आपकी क्लॉकवाइज, तो पृथ्वी और बाकी के जितने ग्रह हैं वो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। केवल 2 ग्रहों को छोड़कर, एक आपका शुक्र ग्रह है और एक आपका अरुण ग्रह है। ये दोनों ग्रह घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, यानी ये आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है इस तरीके से। बाकी जो पृथ्वी है और बाकी के सारे ग्रह, इन 2 को छोड़कर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? तो भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, यह स्टेटमेंट मार्सडेन के द्वारा दिया गया था। और यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया था कि किसका यह स्टेटमेंट है, तो मार्सडेन का नाम याद रखेंगे। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो देखिए, गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मर्मगांव पत्तन कहां स्थित है? तो मर्मगांव पत्तन यानी मर्मगांव पोर्ट की बात हो रही है, बंदरगाह की बात हो रही है, यह आपके गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी जिसका रचयिता अबुल फजल है और इसमें भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन याद होगा, पूछा गया था कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था, तो उसने बांटा था 12 सूबों में। इसी प्रकार पूछा जा सकता है भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईने अकबरी में 4 भागों में। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई है? तो देखिए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की बात यहां पर हो रही है, ये आपके नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। और एक है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये क्या है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ये दिल्ली में है। और एक है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, वो आपके अहमदाबाद में स्थित है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को याद करेंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये था जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हमने इसका 50वां पार्ट यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और आज का वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ में आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।